अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं भाई? क्या हाल चाल है? हमारे जो स्पोर्ट्स पर्संस हैं, इवन दो स्पोर्ट्स दैट आर नॉट एज बिग एज क्रिकेट, नथिंग इज एज बिग एज क्रिकेट इन पाकिस्तान, लेकिन वो भाई झंडे गाड़ रहे हैं। और हम अपने एक बॉक्सर का ज़रूर जिक्र करना चाहते हैं। इधर उस्मान वज़ीर पाकिस्तान के टॉप बॉक्सर तो हैं ही, लेकिन अब वो मतलब अब उन्होंने वो करके दिखा दिया है which is जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। इस रीजन के भी टॉप फाइटर, एक्चुअली हमारा जो रीजन है सब कॉन्टिनेंटल रीजन, उसके टॉप फाइटर ये बन गए हैं। इसका सबूत उन्होंने कल दिया है बैंकॉक में, जहां प्रोफेशनल बॉक्सिंग टाकरे में इंडिया के थैलेक सेल्वम को हरा दिया है और सिर्फ 65 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। मतलब ये हो गए शाहजेब रिंद हो गए। व्हाट आर दीज गाइस डूइंग? ये क्या चीज है? मेरा ख्याल है ये बंदे एंटर द रिंग ना तो अगला खौफजदा हो जाता है, क्योंकि कोई बात जो 2 मिनट तक भी बात ना पहुंचे कि आप लिटरली 65 सेकंड्स में नॉकआउट कर दें, अगला उठ ही ना पाए, तो फिर दहशत ही होगी ना अब्दुल्ला। और क्या हो सकता है? कि क्या कमाल है। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू कि ये वो बॉक्सर्स हैं हमारे, ये वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिनको उस तरह पेट्रनेज नहीं मिलती जो कि बाकी क्रिकेटर्स वगैरह को, बाकी स्पोर्ट्स में। भैया स्टोर में से इनका ताल्लुक है, इनके गांव में जश्न का समा है। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ट्रेनिंग की, इस मकाम तक पहुंचे कि अभी तक 14 इंटरनेशनल मुकाबले मुसलसल जीतते आ रहे हैं। 14वीं फतह है ये इनकी मुसलसल। सो बॉक्सिंग आपको पता है बहुत पोटेंशियल है, बड़े बड़े स्टार्स बनाती है। मोहम्मद अली की मिसाल हमारे सामने है और हमारा तो आप समझें कि ये लिटरली रॉ टैलेंट है। आमिर खान की मिसाल हमारे सामने है, ब्रिटिश पाकिस्तानी, और भी बड़े नाम हैं, बहुत से नाम हैं इधर। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि जिनको थोड़ा सा भी अगर मदद मिल जाए, इनको ऑलमोस्ट मतलब यहाँ तक ये पहुँच गए मदद के बगैर। तो सोच ही लें कि अगर मदद दे दी जाती तो ये कहाँ तक पहुँचते। नाउ दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स एंड उस्मान वज़ीर को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ जल्दी हमारे गेस्ट भी होंगे। हाँ, आपको पता ही है। बाय द वे आज 27 सितंबर है। इन केस यू हैव नॉट येट फाइल्ड द टैक्स रिटर्न तो 30 तक आप जमा करा सकते हैं। हम वो जो धमकियां मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, हमसे एक जेंटल हम्बल रिमाइंडर दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हाँ पता है ये मेरे जहन में कहाँ से आया। अभी वर्ल्ड टूरिज्म देखा मैंने, वजीर खजाना की गुफ्तगू हम सुन रहे थे जियो पे ही, और वो बता रहे थे कि भाई हमारे पास सब डेटा है, कौन कितने गैर मुल्की दौरे करता है, चाहे वो किसी भी नौयत के हों, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितने प्लॉट हैं, और अगर कितने फंड्स हैं। अगर वो टैक्स रिटर्न में नहीं हैं तो फिर हमारे पास अब ये तमाम मालूमात मौजूद है, या अगर है तो कितना टैक्स देता है, कि हम उस पर हाथ डाल सकते हैं और उससे तो कह सकते हैं कि मतलब हाथ डाल दें। आइए ज़रा, आप आइए ज़रा टैक्स नेट में आइए। और ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है हमारी, अगर ये टैक्स नेट में आ जाए तो वैसे ही हजम हमारा डबल हो जाएगा। ये सारा कुछ मुझे वर्ल्ड टूरिज्म डे चूँकि आज मनाया जा रहा है उससे याद आया। वैसे अगर इतना आपके पास आपको सब पता ही है कि कौन कितने ट्रैवल कर रहा है, तो घर और गाड़ियाँ एंड ऑल दैट, तो हाथ डालें, पकड़े लोगों को। मतलब हम इतनी लीनियंसी जहाँ दिखानी होती है वहाँ दिखाते नहीं हैं, जहाँ नहीं दिखानी होती वहाँ मतलब दिहाइयाँ गुजर गई हैं और हम उनको पकड़ नहीं रहे। ये सारों की नज़र में हैं लोग, तो लिहाजा कैच देम नाउ, नैप देम, काफ़ी हो गई है। इन एनी केस चलें इस पे भी हम बात करेंगे, बट थैंक यू फॉर द रिमाइंडर अब्दुल्ला, बिकॉज ऑब्वियसली ज़रूरी है कि आप ये कर ले। अब जी आए ज़रा अपनी पॉलिटिकल अपडेट्स की तरफ और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली में बड़ी और अचानक तब्दीली का फैसला किया है। पंजाब समेत मुल्क भर में जलसे जुलूसों का प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी कर दिया है। अभी हमने कल ही तो आपको सुनाया था वो मियां वाली एटसेट्रा एटसेट्रा सब प्लान था ना, वो अब मुलतवी हो गया। तो अब जीपीटीआई एहतजाजी मुजाहिरों पर इत्तफाक करने का सोच रही है और पार्टी रहनुमाओं की नजरें अब वकीलों की तरफ लगी हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कल इब्तदाई मुजाहिरों का ऐलान किया। देखें, जुम्मे के दिन हमारा हर जगह में प्रोटेस्ट होगा। यहाँ पे पिंडी में हम लोग आएंगे, जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है, बिल्कुल हफ्ते के दिन और जुम्मे के दिन कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला बरादरी के लोग जो हैं वो करेंगे, प्रोटेस्ट मुजाहरा करेंगे, आएंगे, अपना प्रोटेस्ट वो रजिस्टर कराएंगे और अगले दिन हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग
जोक दर जोक आएंगे पिंडी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की अब तक कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं देती, बल्कि मुश्किलात मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं। कल अदालत ने तोशाखाना में केस में बुशरा बीबी और इमरान खान पर तोशाखाना का दूसरा केस है बाय द वे 2 अक्टूबर तक इनकी तारीख मुकर्रर कर दी है। पार्टी रहनुमाओं के बयानात में यकसुई और हम आहंगी का फुकतान वाजे है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बानी पीटीआई ने कल अपने ही पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बयान को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया। यस, साफ कहा कि फैसला हो चुका है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे। उधर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द ने कल मुलाकात की है, जिसमें मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने बिजली के मामलात पर दोबारा मुल्कीर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है। इत्तलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ भी साथ देगी। लगता है कि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात में सियासी बका की जंग बराह रास्त लड़ने के बजाय फासले पर रहकर लड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा है। ये तो वक्त बताएगा। अच्छा जी, इस पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ही नीजर रिएक्शन और जब तक गन टाइप चीज़ें होती हैं कि कोई थॉट थ्रू फार साइटेड प्लान नजर नहीं आता। हर 1-2 हफ्ते के लिए एक प्लान होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। देयर इज आल्सो अ रीजन फॉर इट। जाहिर है उनके जो बानी हैं, जो उनकी पूरी पार्टी हैं, उनकी पूरी पार्टी इज इमरान खान साहब। वही हैं वोट बैंक, वही हैं पार्टी, वही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा एंड एवरीथिंग। सो वो तो है नहीं अवेलेबल। अब जब चूंकि वो है नहीं अवेलेबल तो ये हाल हो रहा है। नहीं, लेकिन वो फिर इट शुड एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी मेक थिंग्स ईजियर कि 6 लोगों से बात करके कंसेंसस नहीं लेना पड़ता। एक ही शख्स है जो फैसले कर रहा है, तो फिर तो आसान हो जाना चाहिए ना। एक शख्स है जो फैसले कर रहा है और बाकियों को फॉलो करने हैं। इन एनी केस सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी हमारे साथ हैं, ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं। आसमा, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो फिर बंद कर दिया गया है और अवामी जलसे जुलूस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए और अपनी बका के लिए फिर क्या कर रही है? क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन फैलाने वाली बात है। एक दिन कुछ फैसला होता है, अचानक एक दिन दूसरे दिन स्ट्रैटेजी शिफ्ट हो जाती है। व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए, इमरान खान साहब कहते हैं मैंने इस्टेब्लिशमेंट से पहले वो कहते थे बात करनी है, अब वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते, बल्कि जो हालिया ख़बरें आई हैं उसमें उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो इख्तियार करने की बात की है। अली अमीन गंडापुर साहब को भी इसी तरह की हिदायत मिली हैं, जो हमारी इत्तलात हैं कि वो एग्रेसिव पॉलिसी पे जाए। एहतजाज की बात की उन्होंने कि एहतजाज करें, उन जलसों को उन्होंने मनसूख करके एहतजाज की तरफ जो है वो जाने की बात की। तो मेरा ख्याल है ये एक तो जलसे करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, वो फिजिबल इन्वायरमेंट उनके पास नहीं है। बिल्कुल उनको इजाज़त जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है। उनके लिए पार्टी को मुतहरिक करना बहुत मुश्किल है। जलसों के आने के लिए उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी तरफ देखना पड़ता है और वहाँ पे कोई बहुत हौसला अफजा उनको जवाब नहीं मिल रहा। ख़ुद तो लोग आते हैं, ज़ाहिर है कि उनके जलसे जो हैं उसमें आते हैं, लेकिन जब तक उनको एक मुनज़्ज़म अंदाज में सपोर्ट नहीं मिलेगी तंजीमी बुनियाद के ऊपर, वो इसको कामयाब नहीं बना सकते। और यही हुआ है कि उनके जलसे बावजूद इसके कि लोगों ने कोशिश की आने के, वो उस तरह का रंग नहीं जमा सके। तो अब उन्होंने एहतजाज की स्ट्रेटजी जो है उसकी तरफ देखना शुरू किया और ख़ास करके आईनी तरमीम के जो तनाजुर में उनको नज़र आता है कि एक पोटेंशल है कि वकला तंजीमें जो हैं वो उनके साथ खड़ी हो जाएंगी और वो सामने आ जाएंगी और एहतजाज होगा। मुझे नहीं लगता उनकी ये स्ट्रेटजी जो है जो पॉकेट्स में एहतजाज वाली है ये कोई बहुत ज़्यादा मौसर हो सकेगी। तो पॉलिटिकल शन की तरफ वो देख नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ऊपर दरवाजे बंद कर रखे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब वो बात नहीं करना चाहते। उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनके साथ बात नहीं की है, जिसके बाद उन्होंने ये स्ट्रेटजी इख्तियार की। तो मेरा ख्याल है कि एक उनको कहीं ना कहीं आके इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि उनकी जमात के बुनियादी मुतालबात और मकासद क्या हैं और फिर उसके मुताबिक जो है उनको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सिर्फ रिहाई जो है वो एक बात नहीं बन सकती जिसके ऊपर जो है वो एहतजाज के लिए उस तरह का मौसर उनकी जो हिकमत अमली है वो सामने आ सके। अच्छा आसमा साहब, जलसों के मनसूख ज़ाहिर है उस नज़र से भी देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब शायद गंडापुर साहब की कोशिशों से मुतमईन नहीं है। उन्हें लगता है कि गंडापुर साहब कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें शायद जिससे थरथली मच जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। आप
उनको कितने चांसेस लगते हैं कि बिकॉज यू नो दे आर नॉट एबल टू They are not even able to gather the followers. मतलब अपने कारकुनों को वो नहीं इसलिए इकट्ठा कर मनसूखी पा रहे में ही आफियत जानी। देखिए ये तो बिल्कुल बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ देख रहे थे। उनकी जो सोल जिसे कहना चाहिए तवज्जो का मरकज़, सेंटर ऑफ अटेंशन जो था, ये ग्रेविटी, वो अली अमीन गंडापुर साहब थे, क्योंकि जिनके पास हुकूमत भी है, जिनके पास वहाँ पे इंतज़ाम भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास पावर भी है, उनके पास स्ट्रीट पावर के लिए भी इक़दाम है। तो उनका ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हर रोज़ जो है वो लोग पेशावर से लेके निकलेंगे और जहाँ भी जलसा होगा वहाँ पे पहुँचेंगे। ये मुमकिन नहीं है और ये मेरे ख्याल है इसमें अली अमीन गंडापुर साहब को मार्जिन देना चाहिए। अगर एक वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला अपने आवाम को रिलीफ देने की बजाय हर रोज़ जो है वो चढ़ाई करेगा और हर रोज़ जो है वो बाकी सूबों की तरफ बढ़ेगा तो वो लोग भी उसके साथ नहीं आएंगे। और हमने देखा है कि माजी में भी जब इमरान खान साहब तहरीक भी चला रहे थे तब भी अगर आप देखें कि लॉन्ग मार्च हो या उनके आखिरी दिनों के जो लॉन्ग मार्चेस थे या जो उनकी गैदरिंग्स थी, जो उनके ख़ास करके जो उनका गुजरांवाला से यहाँ लॉन्ग मार्च आया था आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले, कोई खातिर खा उनको कामयाबी नहीं हुई थी। लोग इस बात की से थक चुके हैं, उनका वोटर और सपोर्टर इस बात से थक चुका है कि वो बार बार बाहर निकले। इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, लोग नहीं समझते कि वो अपने घर बार छोड़ के जो है वो कुल्ली तौर पर एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक ही सल्यूशन जो है वो इमरान खान साहब के सामने बचता है, वो है पॉलिटिकल सल्यूशन। अगर वो सियासी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनके लिए मामला कहीं पे जाके रुकने वाले नहीं है। अच्छा आसमा, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की थोड़ी कंफ्यूज पॉलिसी की वजह से हुकूमत थोड़ी रिलैक्स तो हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है आईनी तरमीम जिस तरह फंसी हुई है, ये भी तो गैर मामूली डेवलपमेंट्स ही हैं। तो क्या अक्टूबर में मुतवक्के बड़ी तब्दीलियों के बाद हालात पर पुरसकून हो जाएंगे आपको लगता है कि, या फिर हुकूमत के दिन और टफ होते देख रही हैं आप? मुझे नहीं लगता बज़ाहिर के हुकूमत के लिए कोई हालात बहुत सख्त होने जा रहे हैं। एक इलेक्शन ऑडिट वाला मामला ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो 63A की हो सकती है तशरीह, जो कि बिल्कुल गलत बुनियादों के ऊपर फ़ैसला हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ था, अगर वहाँ से कोई रिलीफ मिलता है तो हुकूमत ये आइनी तरमीम की तरफ बढ़ेगी। और बज़ाहिर मौलाना की तरफ से भी हमें लगता है कि उन्होंने अपनी जो उनकी अमेंडमेंट्स है या जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर अपना जहन बनाया है। वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो पल्स के ऊपर हाथ रखते हैं, वो पार्लियामेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पूरे मरहले का वो हिस्सा रहे हैं, वो रहना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इस मामले को अवेल करेंगे, इस टाइम को भी अवेल करेंगे। तो दिक्कत उस तरह से नहीं लगती है। ऐसे लगता है कि हुकूमत जो है वो बज़ाहिर अपनी जो उसके लिए जो छोटी मोटी मुश्किलात हैं ये अक्टूबर में शायद ये ख़त्म हो सकती हैं। इसके इम्कानात अब वाज़े हो गए हैं जब से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बात की है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, और एक लगता है ऐसे है कि वो देख रहे हैं इस तरफ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बननी चाहिए और दीगर जो मामलात हैं उसकी तरफ भी उनके यहाँ क्लैरिटी आती जा रही है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो कोई फार्मूला और एक एक्सेप्टेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन का फार्मूला है उसके ऊपर वो आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू आसमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये जो आसमा ने अभी बात की थी ना कि बानी पीटीआई की नज़रें जो थी और सोल उनका जो एक्सपेक्टेशन थी वो अमीन गंडापुर साहब से थी, वो डिसअपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली हुई होगी, बिकॉज सिर्फ उनका जो लहजा और स्पीचों में वो जो बातें कर जाते होते हैं, जो कि लिटरली मैं कहती हूँ एक लॉकर रूम टॉक ही आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो क्योंकि वो लाहौर नहीं पहुँच सके ना, तो मे भी उन्हें लग रहा था कि अब लाहौर पहुँच नहीं सके। वो ऑनेस्टली देयर वाज अ लैक ऑफ इंटेंशन देयर। जब आप निकल ही उस वक्त रहे हैं जब आपको पता है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो और आप किसी डिले जो है वो किसी चीज़ पे आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। मगर वो कह रहे थे ना कि मैंने अकेले थोड़ी निकलना था, मतलब बैरिस्टर सैफ हमें बता रहे थे उनके बिहाफ पे हज़ारों लोगों के साथ हाँ, तो वो हज़ारों लोग नहीं आ सके ना, फिर वो नहीं आए, तो मान जाएं अब आप। अच्छा, वैसे पता है क्या, मुझे लगता है कि लोगों की भी कामकाज हैं, ज़िंदगी है, बच्चे हैं, कारोबार हैं, मजदूरी है, मेहनत है, नौकरियां हैं, कैसे हर हफ्ते उठ के इस तरह कोई भी जलसे के साथ किसी और शहर पहुंच जाएगा, अनलेस देयर इज़ अ फाइनेंशियल बेनिफिट इन्वॉल्व्ड इन इट, अदरवाइज तो इट्स
it's not working out. It's not possible, and It's not possible. frankly, it shouldn't be like that. Not just for them, for any party. क्यों लोग अपनी ऐवी जिंदगियां उखाड़ के इधर उधर पहुंच जाएं? तो ये है ना फिर. Anyway, okay, ये हमने बात कर ली है. कल वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया कराची में. आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से आपको पता है ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान की तारीख का मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा फेस्टिवल है भाई अब तक दुनिया से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान कराची इस वक्त पहुंचे हुए हैं. यू नेम इट, फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. अब पिछले कुछ दिनों से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे जियो पाकिस्तान पे कितनों को इनवाइट करके आपसे मुलाकात करवा चुके हैं. रोज़ हमारा सिलसिला ये चला रहेगा, लेकिन द रियल एक्शन इज़ एट द आर्ट्स काउंसिल, जहाँ कल पहुँच गए हमारे भाई अब्दुल्ला सुल्तान लोगों को वेलकम करने. हाउ वाज दैट? इट वाज ग्रेट. और क्या रौनक थी, क्या माहौल था. एक्चुअली एक इंटरनेशनल फेस्टिवल की लुक एंड फील थी. आप अंदर जाएं, बच्चे बच्चियों ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स किए हुए हैं एंड दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड. How cool is that? अच्छा ठीक है. तो हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वी आर सो इन्वेस्टेड इन इट, और हमें आर्ट्स को प्रमोट करना और जनरली एक कोई बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ज़िंदगी में होनी चाहिए ना, तो इसको ज़रूर इंक्लूड करें. वी लव डूइंग दैट. सो वॉच व्हाट वी हैव फॉर यू. द न्यूज़ ग्रुप, जियो ग्रुप, जिन्होंने इस फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया, और आर्ट्स काउंसिल भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि एक ऐसा कल्चर जो शो है सकाफ़ती जिसकी दुनिया में पजीराई हो रही है. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कराची हमेशा लीड लेता है और अब मैं समझता हूँ कि एक सकाफ़ती हब भी बन गया है. I'm really happy to be here at the World Culture Festival in Karachi. The U.S. Consulate is proud to support this event, and I'm really happy that we'll have some American artists coming later in the month to participate. Karachi is my second home, and very happy to be here to see these lovely people, these smart faces, and to participate in these great cultural events. I'm so pleased to be here tonight to witness the opening ceremony of the World Cultural Festival in Karachi 2024. We have also participation from Turkey as well. We are so happy to have been able to support this program. हमारे शहर को इसकी सख्त ज़रूरत है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ इतने सारे लोग कन्वीन करें, different art performances take place. It's great to see that so many countries are supporting this project. Big shout out to Ahmed Saab for doing that. देखिए, कल्चर ही हमारी पहचान है. और जब तक आपके पास पहचान नहीं है तो फिर कैसी ज़िंदगी, कैसी शनाख्त. तो ये तो जितने ज़्यादा हों उतने कम हैं और दुनिया के हर हिस्से में होना चाहिए. सबको जोड़ते हैं. देखें, ये इस किस्म का माहौल बनता है. पॉलिटिशियंस भी देख रहा हूँ, आर्टिस्ट भी देख रहा हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट भी देख रहा हूँ. लोगों की नौकरियाँ लग रही हैं, किसी के सेट लग रहे हैं, काम हो रहे हैं. तो ये तो इकोनॉमी को सिर्फ बूस्टअप नहीं करते, हमारे मोरल को भी बूस्टअप करते हैं. मुझे तो ये लग रहा है कि मेला जो है ना, मुझे लगता है इसमें बड़े लोगों को ना अपने अपने सिंहासन से उतर के आना चाहिए. ताकि वो ज़रा आम लोगों में मिले तो उनको अच्छा लगेगा. दूसरा ये कि अब जो इंसानिटी दुनिया में नज़र आ रही है, वो द वर्ल्ड इज एडिंग टू, इट्स क्रेजी. ये समझ लें कि नेमत है ये, क्योंकि हम वहाँ हर मुल्क में जाके उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं देख सकते, जो कि बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट देखने के लिए. तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें वो सब लोग यहाँ आए और हमें परफॉर्मेंस देखने का मौका मिल रहा है. और जहाँ भी डांस की बात आती है, थिएटर की बात आती है, परफॉर्मेंसेस की बात आती है, तो बस दिल चाहता है कि बस फ़ौरन से बंदा पहुँचे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द वर्ल्ड के पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर नॉट एज सैवेज एज पीपल थिंक वी आर. I'm very much happy about the whole thing, whatever is happening right now. क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि एक गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान का, ठीक है. उसके बाद से हम आर्टिस्ट जो है हमारा काफ़ी डाउनर आ गया था. तो हम हालात ही ऐसे नहीं रहे ना. हालात ऐसे नहीं रहे. तो आर्ट्स काउंसिल के लिए मेरी एक्चुअली दिल से दुआ है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा मकसद है ये, और ये बहुत ज़रूरी भी है. How nice. मुझे जबरदस्त थी, बहुत रौनक थी, बहुत लोग थे, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस थी. और एक्चुअली मेला तो आज से शुरू हो रहा है. एंड इट इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर अ मंथ. मतलब कि ठीक ठाक टाइम है आपके पास, और देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस फॉर यू टू चूज फ्रॉम. फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. अच्छा जी, अभी हम पीछे जाएंगे. जो इससे पिछला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदली हुई हिकमत अमली, उस पर बात करेंगे. हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं. हैदर, बताइएगा, रऊफ हसन को तो हटाई दिया बेचारों को ओहदों से. मतलब अब
नहीं क्या कहा हैदर, जाए? पहले ये बताएं, क्योंकि हम ये सुनते आते हैं कि इसको हटा दिया फिर वो वापस आ जाता है। मरवत साहब के साथ तो 36 बार हो चुका है, कभी वो आए कभी गए। तो अब इनको हटा दिया जब है बानी पीटीआई ने ये उनको शायद कोई नई जिम्मेदारी भी दी गई है, हैदर हमें कंफर्म करेंगे, क्योंकि बानी पीटीआई ने जब सबने तमाम राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान किया था, उसके बाद रऊफ हसन साहब ने दोबारा से सॉर्ट ऑफ पेशकश की थी, फिर बानी पीटीआई बरहम हुए, वहाँ क्या हुआ एक्चुअली? देखिए, जब से रऊफ हसन गिरफ्तार हुए थे तब से ये उन्होंने और पार्टी ने फैसला किया था कि वो बतौर तर्जमान काम नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी में गिरफ्तारी के बाद ये आवाज़ें आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ नरम रवैया इख्तियार किया जाए, रवैये में तब्दीली होनी चाहिए। जिसके बाद हमने देखा कि जब से रऊफ हसन गिरफ्तार हुए तब से आज तक उन्होंने किसी भी अहम मामले पर पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वरना वो हर अहम मामले के दौरान, हर अहम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब दिया करते थे। लेकिन उसके बाद अब उन्हें थिंक टैंक में लाकर पार्टी के उस थिंक टैंक का सरबराह बना दिया गया है, वहां पर वो सोच विचार करेंगे, पार्टी को पॉलिसी देंगे। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी पॉलिसी तो बानी पीटीआई ही देते हैं, तो ये थिंक टैंक कैसे काम करेगा? आया ये इंडिपेंडेंट होगा, पार्टी को ये इनपुट देगा या नहीं? क्योंकि बैरिस्टर गौर को भी चेयरमैन लगा रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जैसा कि जलसों का ऐलान वो तो अली अमीन गंडापुर करते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि रऊफ हसन की जगह अगर यहाँ से शेख वकास अकरम को लाया जाता है तो वो कितने इंडिपेंडेंट होंगे? तो ये सारे सवालात इसी के गिर्द घूमते हैं। लेकिन जहां तक पार्टी की मौजूदा सूरत का ताल्लुक है, तो अब वो डिसीजन जो लेते हैं, जैसा कि अली अमीन ने कहा था कि मियां वाली और रावलपिंडी में जलसे होंगे, मियां वाली का तो जलसे के हवाले से बानी पीटीआई ने कहा मैंने कहा नहीं, तो आपने क्यों ऐलान किया? उसके बाद रावलपिंडी जलसे का उन्होंने कहा कि रावलपिंडी जलसा होगा। लेकिन कल जिस वक्त अडयाला में उनके साथ बानी पीटीआई से मुलाकातें हुई तो उन्होंने दोबारा कहा कि हम वो पिंडी का जलसा भी खत्म करते हुए एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एहतजाज करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खुला एहतजाज करेंगे, जबकि रावलपिंडी का जलसा मनसूख होते हुए वहां पे सिर्फ एहतजाज होने जा रहा है। तो इस तरह ये पार्टी स्ट्रेटजी बदल रही है। और दूसरा ये कि पार्टी की सीनियर क़यादत ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए, हमें अपने रवैये नरम करने होंगे। ये सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि मुतअद्दिद पार्टी के सीनियर रहनुमा बशमूल पार्लिमानी पार्टी हाँ, लेकिन नॉट अमीन गंडापुर साहब, बिल्कुल वो कोई नरमी नहीं लाएंगे। एनीवे, हैदर शिराजी, थैंक यू फॉर बीइंग विद। अच्छा जी, चलें, ये तो ज़रा शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पार्टी से। विल कीप यू पोस्टेड। हमारे पास इतने ज़बरदस्त मेहमान हैं कि हम उनसे अपनी ही इंटरेस्ट की बातें पूछना शुरू हो गए थे। अच्छी बात ये है कि कुछ जो बातें हमने पूछ ली है ना ब्रेक में, अब वो हम लाइव ऑन एयर नहीं पूछेंगे। अच्छा, ये खबर तो आपने देखी होगी कि हमारे सैयारे को एक और चांद, मिनी मून मिलने वाला है। अच्छा, ये हमारे चांद जितना बड़ा नहीं है और इंसानी आंख से नज़र आने वाला नहीं है, बल्कि समझो चांद ही नहीं है, और एक कोई चांदमान नहीं है, एस्ट्रॉइड है, एक पत्थर है, टुकड़ा है, एस्ट्रॉइड है, फ्लाई बाय छोटा सा पत्थर नहीं है जो आप हाँ जी, साइंसदान बता रहे हैं कि ये जो टुकड़ा है ये ज़मीन के मदार में दाखिल होगा, फिर निकल जाएगा, और कितने हफ्ते ये ज़मीन के मदार में रहेगा ये एक अहम बात है। खुदा न खास्ता क्या ये अपना ट्रैक बदलता हुआ ज़मीन की नवंबर तक खत्म हो जाएगा, आ सकता है? ये सारी बातें हम पूछेंगे ना। हुमा स्पार्को कराची के डायरेक्टर मोहम्मद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब शुक्रिया। अयाज साहब, सबसे पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, हम पहले भी ऐसी खबरें देते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई खबर? इसके साइज़ की वजह से या इसकी डायरेक्शन की वजह से? बहुत शुक्रिया। इस तरह के एस्ट्रॉयड माजी में भी आते रहे हैं, बल्कि अभी जून में भी ऐसा ही एक एस्ट्रॉयड आया था। ये खबर अहम इसलिए हो गई कि इसको साइंटिफिकली डिस्कवर किया गया है साउथ अफ्रीका में, एक ऑब्जर्वेटरी है उसकी मदद से। नासा फंडेड प्रोजेक्ट है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई का, और उन्होंने इसको दरियाफ्त किया। इसका नाम उन्होंने एस्ट्रॉयड 2024 PT5 रखा है। साइज़ के लिहाज से अगर इसकी बात करें तो ये करीबन 10-11 मीटर बड़ा है, यानी एक बड़ी बस के बराबर इसका हजम है, और ज़मीन से ये खासे फासले पर है। यानी ज़मीन और चाँद का फासला अगर आप कहिए तो 4 से 5 लाख किलोमीटर है, ये उससे भी दूर है। लेकिन हुआ ये कि वो क्योंकि ज़मीन के इस कदर करीब आ गया तो ज़मीन की कशिश शकल ने उसको खींच लिया है, तो ये एक फ्लाई बाय के तौर पर, यानी ज़मीन से गुज़रता हुआ जाएगा, मतलब ज़मीन के करीब के मदार से गुज़रता हुआ वापस चला जाएगा।
सो इट विल नॉट। एक आप कह रहे हैं बस जितना है, जी जी, तो अगर लग भी गया इधर उधर तो व्हाट्स द मतलब ये इतना व्हाई इसको इतनी मगर जो इंपॉर्टेंस क्यों मिल स्पीड और रही जो है? इम्पैक्ट होता है उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते ना। एक्चुअली इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम माजी में देखें तो तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स अगो बहुत बड़े पत्थर गिरे थे ज़मीन पे, और उनमें से एक 100 मीटर से भी बड़ा था, और वो इतने बड़े पत्थर गिरे कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि डायनासोरस का खात्मा हो गया था। सो एट दैट टाइम इट हैड ऑलरेडी हैपेंड। और अभी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो 1908 में भी इस तरह का एक वाक़या हो चुका है। उसके अलावा साइबेरिया में एक वाक़या हो चुका है, लेकिन साइबेरिया में क्योंकि इंसानी आबादी नहीं थी तो इसलिए उसका नुकसान नहीं हुआ। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ अ रियल थ्रेट। ये वाकई नुकसानदेह होते हैं, इसलिए इन पे हम वक्त नज़र रखी जाती है। असल में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की हम बात करते हैं, उसमें होता ये है कि हम मैन मेड डेब्रीज, स्पेस डेब्रीज जिनको हम कहते हैं, यानी मलबा कह लीजिए आप, इसी तरह से ये स्पेस रॉक्स और सन अर्थ कनेक्शन जिसको स्पेस वेदर कहते हैं, इन 3 चीज़ों पे हमें नज़र रखना होती है, क्योंकि हमें स्पेस ऑपरेशंस करने होते हैं, सैटेलाइट्स भेजने होते हैं। सब हम इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं? अगर जैसे लेट सपोज कोई थ्रेट हो, क्योंकि हम इतना तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हिस्ट्री भी बता चुके हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं कि एटलीस्ट अगर कोई इम्पैक्ट का खतरा हो तो वो ना तो हो। नहीं कर सकते होंगे, मतलब उसको खत्म कर सकते होंगे। ऐसी बातें हो रही हैं कि जिसको स्पेस में न्यूक कर दिया जाए, मैंने मतलब पढ़ी हैं। उड़ाने बेसिकली आपने बिल्कुल सही फरमाया, ऐसा किया जा सकता है और इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो भी चुके हैं। एक डार्ट मिशन था जिसमें उन्होंने एस्ट्रॉइड का रिफ्लेक्शन करवाया था विद इन द स्पेस। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स पे लैंडिंग्स भी हो चुकी हैं, और ये भी सोचा जा रहा है कि अगर इसको न्यूक कर दिया जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। दरअसल इनकी पहले ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा किया जाता है, कैटलॉग किया जाता है और प्रॉपर ट्रैकिंग की जाती है, और फिर उसके बाद ये तय किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टोन या एस्ट्रॉइड है जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। फिर उसके हिसाब से उन्होंने एडवाइजरी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, नेटवर्क्स हैं, और उन नेटवर्क्स और एडवाइजरी ग्रुप्स को यूनाइटेड नेशन की भी सपोर्ट हासिल है। बाकायदा एक कमेटी है यूनाइटेड नेशन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस के हवाले से, UN कूपस उसको कहते हैं, उसके सालाना इजलास होते हैं और उनमें ये तमाम मामला ज़ेर बहस लाए जाते हैं। दुनिया की तारीख में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई एस्ट्रॉइड के टकराने का रियल थ्रेट हमारे सर पे मंडला रहा हो? बिल्कुल हुआ है। माजी में जो डायनासोरस का खात्मा हुआ है वो भी ऐसी एक एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ था, और उन एस्ट्रॉइड्स की बदौलत ज़मीन में क्रेटर्स भी बने, और कहा जाता है कि तकरीबन 75% जो हयात थी उस वक्त वो फना हो गई थी। अगर मोर रीसेंट हिस्ट्री में आ जाए, मतलब डायनासोर्स वाली बात तो मोर रीसेंट हिस्ट्री जैसे 1908 का आप जिक्र कर रहे थे जी, एक्चुअल कोई एस्ट्रॉइड टकराया था ज़मीन से? बिल्कुल टकराया था, और वैसे भी हमारी फ़िज़ा में आते रहते हैं एस्ट्रॉइड। अगर हम साइज़ के लिहाज से बात करें तो ये इतना रियल थ्रेट है कि अगर 20 मीटर का एक एस्ट्रॉइड आकर गिरे तो वो हिरोशिमा जितना एटम बम वाला धमाका कर सकता है। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि जब ये हमारे ज़मीन के मदार में या फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो इसमें से पेशतर जल जाते हैं उस ड्रैग की वजह से, जिसको हम एटमॉस्फेरिक ड्रैग कहते हैं। उसके बाद अगर वो ज़मीन पे गिरते हैं तो वो अपना मास रिड्यूस कर चुके होते हैं, अपना हजम जो है उनका जल चुका होता है, और वो एक काले पत्थर की सूरत में गिरते हैं। और ये होता भी है हमारी ज़मीन पे हम वक्त हो रहा है, ये मीटियोराइट्स वगैरह जो गिरते हैं वो उन्हीं की ही बाकियात होती हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये हम क्यों तवक्को कर रहे हैं कि ये कुछ नवंबर तक या कुछ अरसे तक ये खुद ही गायब हो जाएगा, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं? वो इस तरह से है कि इसका हाईली एलिप्टिक ऑर्बिट है, यानी कदरे बैजवी है, गोल ऑर्बिट नहीं है। ये आएगा ज़मीन की मदार की तरफ, ज़मीन की तरफ, और फिर चक्कर खाता हुआ निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक यू शेप मैग्नेट होता है या घोड़े का जो हॉर्स शू होता है, उस तरह का हाईली एलिप्टिक ऑर्बिट बनाएगा और ये वापस चला जाएगा। तो ये दौरानिया जो है कमोबेश कोई 57-58 दिन का है, यानी कमोबेश 2 माह तक ऐसा रहेगा, एंड देन इट विल गो बैक। अच्छा यासर, अभी हम बात कर रहे थे और मैं बड़ी कंसर्न हुई थी इस बात पे, पता नहीं क्यों हमें इस चीज़ का हालांकि अंदाज़ा हो जाना चाहिए, हमने तो हर जगह ही गंद मचाया हुआ है कि ऑर्बिट में भी डेब्री है, शदीद पोल्यूशन हमने खला में फैलाई हुई है। बट कितनी शदीद, आई एम जस्ट थिंकिंग कि कितनी एक तस्वीर भी हम आपको साथ दिखाएंगे तो आप एक्सप्लेन भी कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। जी जरूर जी, वो बताएं क्योंकि ये क्या हो रहा है? जी, ये एक एनिमेशन है नासा की, इसमें जो बाहर की तरफ पीले से नज़र आ रहे हैं ये तो हमारा वो बेल्ट है जिसको हम
बिटवीन जुपिटर एंड मार्स कहते हैं कि मौजूद है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद स्पेस जंक मौजूद है। ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के अलावा नॉन ऑपरेशनल सैटेलाइट्स और उनकी बाकियात वहाँ मौजूद है, और उनमें चावल के दाने से लेके और एक पूरे ऑपरेशनल सैटेलाइट के हजम तक अहराम मिस्र तक का सब कुछ घूम रहा है। इतने हजम तक मौजूद हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं, और ये मिसालों से मतलब और जाहिर है कि उनका और ये बढ़ेगा ही, कम तो हो नहीं रहा। जी हाँ, क्योंकि इस पे वैसे साइंस कोई तहकीक कर रही है कि इसको कैसे कंट्रोल करें? अब इसमें दोनों जहतें हैं। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप इंटरनेट चाहते हैं, आपको स्टारलिंक चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मसनूई सैयारे भेजेंगे, और दूसरा ये कि उनकी एक लाइफ होगी, जब उस लाइफ का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो वहीं खला में ही रह जाएंगे, उसको वापस नहीं ला सकते। तो वापस लाना भेजने से ज़्यादा महंगा पड़ता है। ज़ाहिर है कैसे उनको इकट्ठा किया जाए और किस तरह से उनको एक जगह ठिकाने लगाया जाए। डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय करेंगे तो मज़ीद तकलीफ पैदा करेंगे। तो उसके लिए वही जब मैंने जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस ने कुछ गाइडलाइंस वज़ा की हैं कि जो स्पेस एक्टर्स हैं उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखें और अपने सिस्टम्स में ऐसा ऑप्शन रखें कि जिसकी मदद से उनको मनूवर करके जंक यार्ड या ग्रेव यार्ड में स्पेस में ही पहुंचा दिया जाए। हाँ, कोई एक हिस्सा बना दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। डरने की बात नहीं है बिल्कुल। ये जो मिनी मून जिसको कहा जा रहा है वो खुद ही निकल जाएगा इधर उधर घूम घाम के, है ना? यही हमने अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक ट्रिब्यूट देना है हमने। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार मुनीर हुसैन की आज 29वीं बरसी है। इन्होंने उर्दू पंजाबी दोनों ज़बानों में बहुत गाने गाए, सुपर हिट हुए। भाई, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है चैंपियंस कप में? क्योंकि दूसरा एलिमिनेटर मैच लायंस और मारखोर के दरमियान आज खेला जा रहा है। इससे पहले एलिमिनेटर में लायंस ने स्टैलियंस को 12 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया था, और लायंस और मारखोर में आज की फातेह टीम खेलेगी पैंथर्स से। और चैंपियंस कप आपको बता दें कि तारीख का बहुत बड़ा डोमेस्टिक इवेंट, पाकिस्तान की तारीख का बेसिकली बहुत बड़ा डोमेस्टिक इवेंट रहा है, और इस लिहाज से फाइनल खेलने वाली टीमों के लिए ये बड़ा एजाज़ समझा जाएगा। जो फर्स्ट होता है ना, उसकी अपनी वैल्यू होती है। एब्सोल्युटली जी। पहला PSL याद है ना जब स्टार्ट हुआ था, तो क्या उसकी बात थी। तो इवेंट की जी तमाम मैचेस जो हैं वो ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग इट ऑन जियो सुपर, सो वो तो चल ही रहा है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट हु इज गोइंग टू विन। हमाद अहमद हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनल किटमेंट भी बिल्ड हो रही है, फिर फैसलाबाद का माहौल कैसा है, किस टीम की तैयारी कैसी है? हमाद सलामुअलैकुम, बताइएगा। अब दूसरा एलिमिनेटर आज हो रहा है, क्या कह रहे हैं वहाँ पे शायकीन, फैंस, एक्सपर्ट्स? कौन सी टीम फेवरेट है? जी, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, और आज जो है वो दूसरा एलिमिनेटर हो रहा है जिसमें मारखोर और लायंस की टीमें मध्य मुकाबल हैं। जो पहला एलिमिनेटर था उसमें लायंस ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद वो मुकाबला जीता है, और आज की फातेह टीम जो है वो फाइनल में मुकाबला करेगी। मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनकी मुख्तलिफ जो दोनों टीमों में से फेवरेट्स हैं, कोई मारखोर्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई लायंस को सपोर्ट कर रहा है, और ओवरऑल जोश व खरोश पाया जा रहा है शायकीन में। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो सीनियर खिलाड़ी थे, टॉप प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने के बाद यहाँ से निकल गए हैं, तो उसके बाद कुछ शायकीन की दिलचस्पी भी कम हुई है, और हमें जो पहला एलिमिनेटर था उसमें शायकीन की तादाद कम नज़र आई। एक तो उसकी एक ये वजह ये भी थी, दूसरी वजह ये भी है कि अब चूँकि टिकट्स के साथ मैच देखना पड़ रहे हैं शायकीन को, तो शायद इस वजह से भी कुछ शायकीन की तादाद पहले एलिमिनेटर में कम थी। लेकिन आज फैसलाबाद में जुमे की छुट्टी है, कारोबारी छुट्टी होती है, तो आज तवक्को की जा रही है कि आज का मैच देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में आएंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह आएगी, लेकिन हमें ज़रा दुख है इस बात का, सही शायकीन फिर भी मतलब हाँ, लेकिन हमें दुख है कि ये हमारे जो अभी चले, माना कि एस्टैब्लिश्ड स्टार्स निकल गए, लेकिन अभी जो खेल रहे हैं ये हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं। सो आई वुड होप कि शायकीन जो है इनके साथ तस्वीरें बनवा लें, वो अभी इनके साथ अटैच हो जाएं कि आगे जाके इन्होंने ही होना है, जो अभी खेल रहे हैं वो भी इवेंचुअली तो रिटायर हो जाएंगे। तो ये नई पौध है जो बन रही है, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि बड़ा ही अच्छा टर्न आउट रहा थ्रू आउट दिस। अच्छा, ओवरऑल
ये टूर्नामेंट ज़ाहिर है अब लिटरली अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। फैसलाबाद को बड़े अरसे बाद एक इस तरह की स्पोर्ट्स और वो भी क्रिकेट एक्टिविटी मिली। कैसा रहा पूरे शहर का माहौल, दुकानों, ठेलों, कारखानों में? फेस्टिव माहौल रहा, क्योंकि जिस शहर में जब PSL भी हो रहा होता है तो एक बड़ी फेस्टिविटी सी हो जाती है। अगर कराची में हो रहा हो या लाहौर या मुल्तान कहीं भी, तो फैसलाबाद में भी वो सेंस है। जी, फैसलाबाद के रहायशियों का बड़ी अरसे से मुतालबा था कि यहाँ पर क्रिकेट के मैचेस करवाए जाए और चैम्पियन कप के इनेकाद के बाद इसको बहुत सराहा गया है। शायकीन में बहुत जोशो खरोश पाया गया है और स्टेडियम में इसका बाकायदा जो शायकीन पहुँचे हैं उसका रिस्पॉन्स भी नज़र आया है और शहर के मुख्तलिफ हलकों में भी इसको डिस्कस किया जाता रहा है और बड़े ही शायकीन यहाँ के पुरजोश हैं कि यहाँ पर क्रिकेट की बहाली हुई है। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर मैचेस हुए हैं, अगरचे ये डोमेस्टिक कप के टूर्नामेंट है, लेकिन इसके साथ ही शायकीन का मुतालबा है कि अब एक उम्मीद भी पैदा हो गई है कि जो PSL के मैचेस भी शायद फैसलाबाद को मिलेंगे और इस हवाले से जो फैसलाबाद का माहौल है वो बड़ा पुरजोश है। ख़ास तौर पर क्रिकेट के शायकीन जो है वो बड़े पुरजोश हैं कि उन्होंने यहाँ पर टॉप प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करते देखा और जो नए खिलाड़ी हैं, नया टैलेंट है, उसने भी भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिले। मामूल में फैसलाबाद में तफरीह के मौके कम है, तो ये एक तफरीह के लिए बड़ा इवेंट था जिसमें शायकीन की जानब से भी भरपूर रिस्पॉन्स दिया गया। जी अच्छा, ये भी बताएं कि 3 बजे मैच जो है उसका टाइम है, 3 बजे शुरू होगा, तो टीम कब तक आएगी? उससे पहले आ जाएगी? और शायकीन के लिए स्टेडियम कब खोल दिया जाएगा? जुमे को तो छुट्टी होती है ना? जी, जुमे को फैसलाबाद में कारोबारी छुट्टी होती है और 3 बजे का जो मैचेस हो रहे हैं टाइम होता है, तो उसके लिए 1 बजे के करीब जो है वो टीम होटल से निकल जाती है और स्टेडियम पहुंच जाती है। कुछ देर के लिए वहां पर वो खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस करते हैं और 2:30 बजे के करीब टॉस होता है और टॉस का जब टाइम होता है 2:30 बजे के करीब शायकीन भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं और उनको इजाज़त दे दी जाती है कि वो स्टेडियम के अंदर जा सकें। जी चलिए जी, थैंक यू सो मच हमाद, और आप भी एंजॉय करें अपडेटिंग अस और आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट बताते रहें, लेकिन हम आपसे फिर अभी तो फाइनल होना बाकी है। लिटरली यू नो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए भी ये बड़े मजे की बात है। दे आर इन यू नो ही इज इन फैसलाबाद और इज फ्रॉम फैसलाबाद। जी बिल्कुल, लेकिन ये स्पोर्ट्स बीट में आए हैं ना, मतलब ये एक डिफरेंट चीज हो गई। बारिशों के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पे भी इट्स गोना इफेक्ट किसी को भी कर सकती है। बारिशों के बाद मच्छरों की बहुतात से मुल्क भर में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है और महकमा मौसमियात ने कल वार्निंग जारी की है कि अक्टूबर तक डेंगू बुखार कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर बड़े शहरों में फैल सकता है। सितंबर के मिडल से डेंगू केसेस की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डेंगू की अफजाइश नस्ल जो है वो तेज़ी से होती है, जो कि हमारा एक्चुअली यही मौसम है और कराची का तो बिल्कुल यही मौसम है। फिलहाल यही मौसम चल रहा है इस वक्त कराची के सरकारी अस्पतालों, जिना और सिविल के इमरजेंसी वार्ड्स में डेंगू, चिकनगुनिया के दर्जनों मरीज आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में डेंगू समेत मच्छरों से फैलने वाले अमराज और बढ़ेंगे। शहरियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को हिदायत की गई है कि वो मच्छरों से बचने के लिए तमाम मुमकिन तदाबीर इख्तियार करें। इस पर ज़रा हमें मज़ीद बात करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट के सारे प्रिकॉशंस वगैरह लें, ज़रा मुहतात रहें। माहिर सेहत डेंगू के मामलात को कई सालों से फॉलो करने वाले डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए एक दफ़ा फिर टाइम निकाला है। बात भी बड़ी ज़रूरी है। महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है अब तो कि ये सीज़न जो है शुरू हो चुका है डेंगू का और मुल्क के कई बड़े शहरों में डेंगू वबा फैलने का खदशा है। तो इस सीज़न में ये मर्ज फैलने का चांस ज़्यादा क्यों हो जाता है? एक दफ़ा दोबारा आप हमें याद दिला दें और हमें क्या करना चाहिए? ये जो मौसम है, ये इस मौसम में जगह जगह पानी भी खड़ा रहेगा और जब स्टेगनेंट वाटर होगा, चाहे वो साफ़ होगा पानी या गंदा होगा, तो वो आइडियल सिचुएशन होगी। ओस जब पड़ेगी तो ओस ही काफ़ी है, यानी आधा चम्मच पानी का इकट्ठा बाहर रहना, कहीं भी इकट्ठा होना, वो बड़ी मौजू है जहाँ वो आके फ़ीमेल एडीज़ इजिप्शियाई अंडे देती है, तो और जिनको हम बाद में छोटे बच्चे मच्छर यानी प्यूपे बनते हैं और फिर वो जाते हैं हवा में। अगर वो मच्छर जब वो काटती है हमें और अगर हमारे जिस्म में वायरस मौजूद है डेंगू की,
तो जब वो, क्योंकि ये मच्छर थ्राइव ही ह्यूमन ब्लड पे करते हैं, तो ढूंढते रहते हैं कि ह्यूमन ब्लड कहाँ है। जहाँ भी ह्यूमन बीइंग मिलेगा, इन्होंने खुराक उसकी ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, तो वो सक करेंगे ब्लड को, तो उसमें वायरस मौजूद होगी, अगर जो कैरी कर रहा है इंसान वायरस। और फिर वो जब अंडे ले डाउन करेगी, जो थाउजेंड्स में होते हैं एक दिन में, तो उनमें भी वर्टिकल ट्रांसमिशन है, यानी उन अंडों में भी ये जाएगी, और जब वो अडल्ट मॉस्किटो बनेंगे चंद दिनों में, तो वो फिर लिबरेट होंगे। तो इसलिए इसका जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा है। इसका हल एक ही है कि सफाई सुथराई रखें और इसको डिनाई करें, यानी कि सोर्स रिडक्शन करें, कि इसको कोई सोर्स ना मिले जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पानी इकट्ठा हो, गंदा या साफ़ घर के अंदर या बाहर और गलियों में या जोहड़ों में। तो जब ये नहीं होगा, इतनी सफाई होगी और खुश्की हम पैदा कर देंगे घर के अंदर, बाहर, दफातर में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, तो फिर इसको ब्रीडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। जी, आपने बात की है, सफाई तो हमें वैसे ही रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डेंगू का मरज़ कुछ 10-12 साल से हमने, ज़ाहिर है अब तो है हमारे बीच, लेकिन इसके बाद ये बहुत आम हो गया। अब इतने सालों में क्या कोई ऐसी दवा, कोई वैक्सीन, तरीका इलाज तो चले हैं जो इस मरज़ से हमें बचा सके, या एहतियात ही वाहिद हल है इसका? देखें, डेंगू जो है ये बहुत एंशेंट बीमारी है, और ये डेंगू जो लफ्ज़ है ये ग्रीक मेथोडोलॉजी का लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है ब्रेकिंग बोन, कि आप, और इसमें क्योंकि डेंगू में जिस्म बहुत टूटता है, तो इसको उस वक़्त ये नाम दिया गया था। और डेंगू इस वक्त 148 ममालिक में मौजूद है, और कोई मुल्क भी एक भी ऐसा नहीं हुआ, ना यूएई देख लें, दुबई देख लें, सिंगापुर देख लें, मलेशिया देख लें, अमेरिका देख लें, कि जो इसको एरेडिकेट कर सका हो। इसको आप सप्रेस कर सकते हैं, इसको सोर्स रिडक्शन करके, और उससे ये, इसको अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसको एरेडिकेट कर पाएगा, तो बहुत रिसोर्सफुल ममालिक भी इसके आगे घुटने टेक बैठे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी हम कम कर सकते हैं, इसका लोड कम कर सकते हैं बहुत हद तक, अपनी सफाई सुथराई रख के, बिहेवियरल चेंज ला के अवाम नास में, बच्चों में, कि जब उनको ये शऊर पैदा कर देंगे हम कि ये जो चिप्स खाई है इसका रैपर बाहर ही फेंक देंगे, तो उसमें ओस इकट्ठी होगी, रात को अगले दिन अंडे हो जाएंगे वहाँ इकट्ठे, मच्छर जो फीमेल मच्छर है वो अंडे देना शुरू कर देगी उसी रैपर में, और वो उस बच्चे की भी और कई बच्चों की जान का ख़तरा पैदा हो सकता है। तो ये शऊर, ये बिहेवियरल चेंज इसका बहुत बड़ा टूल है। जिन मुल्कों ने बिहेवियरल चेंज अपनाया, उसके आपके सामने एग्ज़ाम्पल है थाईलैंड की, आपके सामने है इवन श्रीलंका की, जहाँ हज़ारों लाखों केसेस होते थे, अब उन्होंने सोर्स रिडक्शन के ज़रिए कम किया। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 95% मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का तो जो दीन है, जो इस्लाम है, वो आधा कहता है कि निस्फ़ ईमान जो हमारा सफाई सुथराई है। अगर वो हमारी ज़िंदगियों में किसी तरीके से आ जाए, तो फिर जाहिर है इसको हम काफ़ी हद तक कंटेन कर सकते हैं। ये हम अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये सिखाना पड़ता है कि हमारा निस्फ़ ईमान जो है वो सफाई सुथराई है, क्योंकि हमें सफाई सुथराई उस लेवल की नज़र नहीं आती जो कि एक 95% मुस्लिम मुल्क अगर हो, मुसलमान मुल्क हो, तो उसमें वो जो सफाई का लेवल होना चाहिए, नो वेयर टू बी सीन। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं कि मच्छरों वाला मामला जो है डॉक्टर साहब, अब ये सिर्फ डेंगू मलेरिया तक महदूद तो रहा नहीं है, अब चिकनगुनिया भी बीच में आ गया है, बहुत खतरनाक। तो ये अब ये नई नई चीज़ें, नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, तो क्या हमारा निज़ाम सेहत इन हालात से मुकाबले के लिए तैयार है, या फिर खुदा ना खास्ता कोई वबा फैली तो सब कुछ चौक हो जाएगा? मतलब क्या करेंगे? कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट पाकिस्तान का इतना फाल होना चाहिए कि कोई भी बीमारी आए, और ये आती रहनी है। अगर अगले 30 सालों में 1 करोड़ बंदे ने मरना है दुनिया में, तो वो किसी न्यूक्लियर आर्सेनल से नहीं मरेगा, अनलाइकली है बहुत, वो किसी माइक्रोब से मरेगा, वायरस होगी, बैक्टीरिया होगा, या कोई फंगाई होगी। तो इसलिए हमें हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग पे सच काम करना चाहिए। आपकी कोई भी वबा आएगी, आप उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। इशू यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली, इंक्लूडिंग आर गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट में थे केयर टेकर के तौर पे, कि वी आर इनटू रिएक्टिव मोड। हम
अग्रेसिव मोड्स में होते हैं, हम इशू बेस्ड देखते हैं, हम आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है वो हमें दौड़ाती है कि हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। हमें ये नहीं, कभी भी हेल्थ इंप्रूव आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको प्रोग्रेसिव पॉलिसी लानी है रादर देन एग्रेसिव पॉलिसी। तो इसलिए ये जितनी भी, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनके लिए आपका एक हेल्थ के सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आपकी फंडिंग भी बढ़नी चाहिए। वी आर, बाय द वे, वी स्पेंड लोएस्ट in the region also, what to talk of the world, of the GDP, 0.9% स्पेंड करते हैं, और वो भी प्रॉपर स्पेंडिंग नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारी नहीं है, हमारी बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं हेल्थ में, और हेल्थ का कभी भी खातर खा नताइज नहीं आ सकते अनलेस यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन spending in a progressive manner rather than in a negative manner. Yes, it's a work in progress always. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक दफ़ा फिर आपने हमें वार्न भी कर दिया है, और अगर हम ये सब कुछ, ये प्रिकॉशंस जो है ना, सफाई सुथराई और उनको बढ़ने की मौका ना देना कि जहाँ वो मल्टीप्लाई हो, ये बड़ा डूएबल है। तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वबाई सूरत हाल हो जाए और पता नहीं 85 लोगों को डेंगी और चिकनगुनिया और ये सब कुछ, वी शुडंट हैव टू। अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब ने बड़ी एक और इसको हमें तवज्जो दिलाई है कि हम यूजुअली यही समझते हैं कि जी साफ़ पानी कहीं ना खड़ा हो, गमले वमले की जो कनालियाँ होती हैं वो खाली कर दें, कहीं और प्याला ना रखा हुआ हो। उन्होंने कहा एक ये जो चिप्स का रैपर होता है ना, ये अगर आपने फेंक दिया और ये पड़ा रहा और उसमें थोड़ा सा पानी जमा हो गया और आपको तो नहीं पता वो पड़ा हुआ रैपर, तो वो नर्सरी बन जाएगा मच्छरों की। True, that's right. प्लीज इस तरह से भी सफाई का ख्याल रखें। And let us not forget कि बारिश भी हो रही है अब, जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि इस्लामाबाद में तो ऐसी कोई तबाही बारिश हुई है कल, और आई सॉ अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम जहां एक दरख्त अपरूट होके एक गाड़ी पे ठा करके गिरा है, एंड इट वाज लाइक यू नो कैप्चर्ड। मतलब इट्स अ सीरियस पानी खड़ा हो गया। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ये बारिश मतलब मानसून तो अब ख़त्म ही समझें, ख़त्म हो गया, ये अभी उसी का कोई तसलसल है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मानसून का ही समझ लें आखिरी स्पेल, कुछ वही दोनों की कम्बिनेशन हम कह सकते हैं। उधर से वेस्टर्ली वेव भी अप्रोच किया है नॉर्थ पाकिस्तान पे, और इधर से ईस्टर्ली वेव की जो थी डिफ्लेक्टेड करंट्स आप कह रहे हैं फुट ऑफ हिमालय के साथ से होती हुई वो बे बंगाल से अब सेंट्रल इंडिया पर एक लो प्रेशर एरिया मौजूद है एक्चुअली, तो उसी से कुछ करंट्स आई हैं और कुछ वेस्टर्ली वेव, तो दोनों की कम्बिनेशन से हुई है। तो जाहिर है 30 सितंबर तक जो भी बारिश होती है उसको हम मानसून में काउंट करते हैं, तो मानसून का आखिरी स्पेल है ये मतलब साउथ में नहीं है, साउथ पंजाब से नीचे कोई बारिश नहीं है, बस वही सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब और केपी के कुछ इलाके उधर तक है। आज भी है ये स्पेल और कल भी है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि ये आखिरी ही होगा? मतलब ऑब्वियसली वी आर आल्सो एट द एंड ऑफ द मंथ, और मानसून तो बिल्कुल ही एक्चुअली ख़त्म हो चुका। तो अब इन बारिशों के बाद एक सर्दी का सिलसिला जो स्टार्ट होना होगा, या फिर वो एक और स्पेल होगा? देखिए कोई नियर मतलब उसमें फ्यूचर में यानी जो कमिंग डेज है उसमें तो कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है, और अक्टूबर और नवंबर तो वैसे ही आपको पता है कि ड्राइस्ट मंथ्स होते हैं पाकिस्तान में, कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, और जो जनरली एक तरह से ट्रेंड है आगे का 3 महीनों का वो इसी तरह से है कि बिलो एवरेज रेनफॉल हैं पाकिस्तान में, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और दिसंबर में भी, अगले 3 महीनों का यही ट्रेंड है। तो उसमें तो बहुत कम ही होती है। अब अगर जब होती है तो वो नॉर्थ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ वेस्टर्ली वेव जब विंटर होती है तो उसी के बायस हो सकती है। अच्छा सरदार साहब, अब ये सारी गर्मी जो है ये कराची में क्यों भेज दी है आपने बेसिकली? क्योंकि हम आप ही से बात करते हैं और ऑब्वियसली फोरकास्ट आपसे लेते हैं, तो प्लीज बता दें हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ कराची में। बहुत गर्मी हो गई है एकदम। देखिए कराची में अक्टूबर तो में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी आगे चलकर। अक्टूबर तीसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में। क्लाइमेट डेटा आप देखें ना तो जितनी ये कराची की क्लाइमेट एक तरह से, उसकी वजह ये है कि देखिए अगस्त या मिड ऑफ सितंबर तक तो अच्छी सी ब्रीज चलती रही है और उसके बायस क्लाउड्स होते थे, तो मोस्टली पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी वेदर होता है तो उसमें ज़ाहिर सनशाइन का ड्यूरेशन कम होता था और फिर सी ब्रीज अच्छी चलती थी तो उसके बाद गर्मी कम होती थी। अदरवाइज भी आप देखिए कि टेम्परेचर ग्रेजुअली ना 1-2 डिग्री बढ़ जाते हैं जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं महीनों के। तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं इसीलिए हमें लग रहा है डेंगू मच्छर भी बढ़ रहा है और फिर ये बीमारियां भी ज़्यादा फैल रही हैं।
जी अक्टूबर का तो तकरीबन 36 यानी 35.6 टेम्परेचर होता है अक्टूबर का एवरेज, जो कि मई और जून के बाद तीसरा बड़ा टेम्परेचर है कराची में। तो यूँ अब जो है ना अगला महीना डेढ़ आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन 10-15 अक्टूबर के बाद फिर ग्रेजुअली उसमें ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर कम हो जाता है, तो निस्बतन ड्राई कंडीशंस हो जाती है ना। असल में विंड डायरेक्शन चेंज होती है। कराची की विंड आपको पता है कि जो मगरब से रहे तो टेम्परेचर मुतदिल रहता है, जैसे मगरब या फिर टुवर्ड शुमाल मगरब हो जाए तो फिर वो टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। सो बारिशें हो रही हैं, आप उनको मैनेज करें, एंजॉय करें, क्या कह सकती हूँ मैं। और जहाँ गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ और पड़ने वाली है मजीद, मतलब ये जाते जाते ये भी कहेंगे कि अभी अक्टूबर तो बहुत ही गर्म होने वाला है। जी होगा। एक्चुअली अक्टूबर बहुत गर्म होता है कराची। और मेरी वो फैमिली जिनको मैंने दावत दे दी है जो कि आज पहुंच रहे, थोड़ी सी मुझे ना आपने धोखा दिया उन्हें। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने धोखा दिया नहीं है, बट आई जस्ट होप दैट दे डोंट फाइंड आउट बिफोर दे। मौसम गुजर गया, अब नवंबर में जाके मौसम कहीं बेहतर होगा। हाँ देखिए वो अच्छा मौसम लेके आएंगे। हाँ एटलीस्ट आपके घर का मौसम तो अच्छा हो जाएगा ना, जब मेहमान आते हैं तो घर वाले आते हैं तो वो जरूर हो जाता है। मेहमान क्या, जब फैमिली आती है तो देन इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फन। अच्छा जी, हिमालयाज दुनिया के बेहतरीन पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है जो कि भूटान, नेपाल, चाइना, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। और इस सिलसिले के बुलंद तरीन चोटियां भी। हाँ बिल्कुल, और इस सिलसिले के इर्द गिर्द बसने वाले, इसकी वादियों में रहने वाले, इसका सफ़र करने वाले ये बात खूब जानते हैं कि हिमालय कई नस्लों, कई कौमों की तारीख और कल्चर को भी खुद में समो कर रखे हुए है। और इसमें बाय द वे यू वोंट बिलीव इट कि रूसी कल्चर जो है विरसा भी शामिल है, रशियन। अब इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है रशियन साइंसदानों और रिसर्चर्स की एक टीम ने, और एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है रशियन हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज द जर्नी बिगिंस में। और ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम आजकल पाकिस्तान में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं। इस डेलीगेशन के सरबराह हैं इवन और मिस्टर इवन चाय का ज़रा मुश्किल होगा हमारे लिए नाम लेना, लेकिन प्रोजेक्ट रिसर्च डायरेक्टर भी साथ हैं डॉक्टर यूरी एफ्रेमोव। और साथ ही क्योंकि ये रशियन बोलते हैं और इनकी बात ऑब्वियसली हम तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए कल्चरल अटैचे रशियन एम्बेसी अलीना कोलेस्निकोवा भी हैं। तो हम ट्रांसलेशन में रहेंगे और फिर आपको भी बताएंगे क्या बात हो रही है। translation and we will put questions to Alina and Alina would translate them to Russian and then she would translate us the answers back in English. We'll most probably understand. Alina and the rest of you, Mr. Ivan and Dr. Yuri, welcome to Pakistan and welcome to our show. Alina, I'll put the question to you and you can ask them. We are interested in knowing if this is their first visit to Pakistan and especially to the Himalayas, and did they find what they were expecting? How has it been? Впервые ли вы находитесь в Пакистане и бывали ли раньше вы в Гималаях? И удалось ли вам найти то, что искали? Ну, на самом деле, у нас команда разная. И есть члены команды, которые уже бывали в Пакистане. Собственно, вот Юрий Васильевич, который со мной рядом находится. Для меня это первое посещение вашей очень интересной и богатой культурно страны, и, конечно же, знакомство с городами Пакистана, с вашими объектами всемирного наследия ЮНЕСКО поражает. Что касается нашей работы в гималайских странах, да, мы, конечно же, бывали в разных точках. Мы здесь работали, чтобы снять фильм, чтобы создать уникальную коллекцию картин, которую, собственно, мы и презентовали и в Карачи, и в Исламабаде. For me personally, it is my first visit to Pakistan, but we have a very diverse team that have visited Pakistan previously. For example, Dr. Yefremov over here has been here before. Okay. I personally here for the first time, and your country is very interesting and culturally rich. I am simply amazed at the beauty of your cities and the marvel that is your UNESCO World Heritage Sites. We have worked in a number of Himalayan countries and we are continuing this work. Here we have presented in Karachi and now in Islamabad a collection of paintings, a series of paintings by Russian artists depicting the Himalayas.
Alright. जबरदस्त। थोड़ा सा हम ट्रांसलेट भी अगर कर दें कि ये इनका कहना है, इवन चायका जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी टीम्स जो हैं वो पहले पाकिस्तान आई हुई हैं, उनके लिए पहले ही बार है, लेकिन इनकी टीम पहले भी आई हुई है। डॉक्टर यूरी जो साथ बैठे हुए हैं वो पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं एंड दे हैव वर्कड, ये सारा इस पे काम कर चुके हैं और जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छा पाया है हमारा कल्चर भी, और पेंटिंग्स जो है उनकी भी एक नुमाइश भी है, शोकेस किया है। Alina, the question is that Himalayas have fascinated different nations across the globe, but particularly if we talk about Russian heritage, did the team of researchers find any links on this side of the Himalayas to the Russian heritage and culture? Is there any common history? Гималаи всегда привлекали исследователей со всего мира, но ваши исследования фокусируются на русском наследии Гималаев. Удалось ли вам найти какие-то связи, возможно, имена русских исследователей, которые изучали этот регион? Да, безусловно, здесь большое количество именно россиян, которые последние 200 лет приходили в страны, где находятся великие горы, восьмитысячники, и Гималай, и Каракарум, и, конечно же, оставили свое наследие, потому что они проводили и исследования, писали картины, описывали эти места, но наша работа и весь этот проект, он не останавливается и не заканчивается только на русском наследии. Мы проводим современные географические, этнографические исследования, изучаем природу этого региона, издали несколько книг для того, чтобы вместе уже с вашими местными учеными заниматься и предотвращением каких-то опасных явлений, и прогнозированием, мониторингом. Ну и, конечно же, наша задача – это снять основные объекты историко-культурного, природного наследия вашей страны для того, чтобы уже в России показать всю самобытность и уникальность вашего и народа, и ваших традиций, и вашего государства в целом. Of course, Russian researchers and travelers have been drawn to Pakistan for over 200 years, and they have visited a number of countries where the Himalayas are situated, as well as Karakoram. And these include researchers, painters, and they have worked a lot. But our project is focused on more than just Russian heritage in the Himalayas. We are also conducting modern research in geography and anthropology, ethnography, that is focused on the nature of the Himalayas. We have published a number of books about that, and we have great plans for collaborating with Pakistani scientists to continue these studies. These studies are focused on preventing dangerous phenomena, on forecasting and monitoring them. And of course, our other purpose in coming here is to film Pakistan's rich cultural and natural heritage and to bring it back home with us, to show the Russian people how unique and diverse your country is. That's so nice to hear. Alina will translate. You can pass that on वो कह रहे हैं to कि them. भाई सिर्फ रशियन हेरिटेज का लिंक तलाश करना इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है, बल्कि जोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और डिफरेंट जो रिसर्च सब्जेक्ट्स हैं उस पे काम हो रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, रिसर्च पेपर्स हो रहे हैं, किताबें पब्लिश हुई हैं, और सर्टनली जब ये काम साथ साथ हो रहा है तो साथ ही हम पाकिस्तान का जो खूबसूरत कल्चर है, सकाफत है, हेरिटेज है, विरसा है, उसको भी रशियन लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, जब बाहर के मुल्कों से लोग आए, और खासतौर पे क्योंकि हमारा इतना कोई रिच हेरिटेज हमारा है जिसपे अक्सर औकात ये होता है कि जब वो आते हैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने भी दोबारा से नजर आ जाती हैं। देखें मतलब So stunning. थोड़ा सा खौफ भी आता है वैसे। हाँ नहीं, मतलब एक स्टनिंग चीज में थोड़ा सा खौफ और ऑ का एलिमेंट होता है, और साथ ये मतलब ये पेंटिंग्स कर रहे हैं, साथ डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, पेंटिंग भी हो रही है, किताबें पब्लिश हो रही हैं।
एक आप देखिए कितना तहकीक भी चल रही है। मल्टी प्रॉन्ग्ड किस्म का इनका काम है और इनकी बातों से बिल्कुल यही लग रहा था कि ये इनका काम ही है कि ये करते हैं तो सिर्फ अपना ही लिंक नहीं ढूंढ रहे होते, ये आपके लिए भी रिसर्च जो है ये करके जा रहे होते हैं। अच्छा जी, हम ब्रेक लेंगे लेकिन एक दफ़ा उनका शुक्रिया ऐसे ही कर दें क्योंकि अच्छा लगा कि वो हमारे शो पे आए। भाई पाकिस्तान का एक और फख्र उस्मान वजीर, पाकिस्तान के टॉप बॉक्सर तो हैं ही लेकिन अब वो रीजन के भी टॉप फाइटर, टॉप बॉक्सर बन गए हैं। आज का शो स्टार्ट ही उनसे किया क्योंकि उन्होंने क्या करना, वैसे तो कारनामे अंजाम वो देते ही रहते हैं, लेकिन इसका सबूत उन्होंने कल दिया बैंकॉक में, जहां प्रोफेशनल बॉक्सिंग टाकरे में इंडिया को उन्होंने हरा दिया और ऐसे ही नहीं हराया, सिर्फ 65 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम हम खुश हैं, आप पे फख्र कर रहे हैं, आपकी माशाल्लाह मुसलसल 14वीं जीत है। ये जो मुकाबला था इंटरनेशनल, इसकी अहमियत, इसकी नौयत के बारे में बताएं आप ज़रा, ताकि पता लगे हमें और भी ज़्यादा। उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया अपने ओपोनेंट को। और वैसे भी आपको पता है इंडिया से फाइट थी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत क्रेज होता है, जितने भी हमारे बॉक्सिंग फैंस हैं, लोग हैं, सब मुझे जो ही फाइट अनाउंस हुई तो सबने कहा भाई जिस कंट्री मर्जी से आप हारो कोई मसला नहीं, इंडिया से नहीं हारना। वो भी एक मोटिवेशन थी, प्रेशर भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तैयारी की थी, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते। अच्छा उस्मान, इंडिया हो या कोई भी हो, मतलब आपने तो हारना ही नहीं है ना, आपने तो ठान लिया है कि मैं नॉकआउट करूंगा, अनडिफीटेड रहूंगा। तो हमें नहीं लगता आपके सामने किसी को भी ले आओ, हमें ये फीलिंग है कि आप तैयार रहते हैं। आपका इंस्टाग्राम पेज भी हमारे सामने इस वक्त खुला हुआ है और माशाल्लाह आपने उसके ऊपर भी लिखा हुआ है स्टिल अनडिफीटेड 13-0। ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस, ये कहाँ से आ रहा है, ये टैलेंट? ये इंस्टाग्राम में अभी अपडेट करना है, 14-0 करना है। बिल्कुल इसीलिए हमने 14 कह दिया। मैं भी उसको 14-0 करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14-0 हूँ। और देखिए एज अ मुस्लिम हमेशा यही हमें भरोसा होता है अल्लाह ताला पे कि जो मेहनत करता है वो उससे सिला देता है। बस वही एक अल्लाह ताला एज अ मुस्लिम वो एक अलग पावर है आपके पास, और उसके बाद आपकी मेहनत है। तो बस यही पैशन है कि बस अपने मुल्क के लिए, बल्तिस्तान के लिए, सबके लिए कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए। अच्छा उस्मान, सबके लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मतलब आप माशाल्लाह आप में वो तमाम चीज़ें हैं जो आप ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान को अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप दुनिया में उस लेवल के मशहूर हो सकते हैं क्योंकि आप में माशाल्लाह टैलेंट है। आप कहाँ वक्त ज़्यादा सर्व करते हैं? हमने देखा है बहुत सारे बॉक्सर्स और फाइटर्स और मार्शल आर्ट्स वाले थाईलैंड में रहते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप भी क्या वहीं रहते हैं, वहीं ट्रेनिंग लेते हैं, या आप यहाँ रहते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, क्या सीन है? देखिए मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ और इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, और कोशिश होती है मैं अमेरिका या यूएस और यूके में मैं ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि आपको पता है जिस लेवल पे मैं पहुँचा हूँ, जो मेरे आगे जो ओपोनेंट्स हैं वो बहुत लाइक एलीट लेवल पे जो हैं वो बहुत टफ है, तो उसके मुताबिक मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट सिस्टम इतना नहीं है, तो जिसकी वजह से हम वहाँ जाके एक्सपेंसेस पूरा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें हमेशा कैंप पाकिस्तान में ही करना होता है। तो इस दफ़ा भी कैंप वहाँ पे किया, हमारे साथ जो मेरे कोच थे बॉक्सिंग है महबूब अहमद, जो हमारे हेड कोच है टीम वजीर के, उसके साथ हमारे स्ट्रेंथ कंडीशन के कोच है महर इसमत साहब, अहमद अली साहब, इन सब ने हेल्प की। तो ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी फाइट्स की तैयारी पाकिस्तान में ही की है। अगर मुझे चांस मिले कि मुझे सपोर्ट हो फाइनेंशियल, तो मैं अमेरिका या यूके में कैंप करूं, तो मैं आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता हूं इससे। आई एम श्योर। और इसके बाद आपको मुझे यकीन है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे शाहजेब ने भी जाके अमेरिका में 2 साल लगाए हैं, वहां पे वो ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको भी अपॉर्चुनिटीज आई एम श्योर मैसर आएंगी। देखें आपके अपोनेंट्स को भी, तो आप भी तो अपने अपोनेंट्स को स्टडी करते हैं ना फाइट से पहले, वो भी आपको स्टडी करते होंगे और उनको ये पता चल जाता होगा कि आपकी उस तरह ट्रेनिंग उस लेवल की, उस मयार की नहीं होती जिस तरह परहैप्स उनकी होती है, और येट जीतते आप ही हैं, नॉकआउट भी आप ही करते हैं। आप बताएं आपका एज क्या है, आपको खुद क्या लगता है कि मेरा क्या कमाल है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता? स्पीड है, टेक्निक है, क्या है? पावर तो है ही है, मगर मुझे लगता है कि जो जेनेटिक्स है, जैसे मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, तो हम पहाड़ी लोग शायद एक्स्ट्रा पावर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जितने ट्रेनिंग पार्टनर्स है
है, वो जब भी हम पेड करते हैं या बैक मारते हैं या स्पारिंग करते हैं आपस में, तो हमेशा सब कहते हैं यार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावर है आपके अंदर। तो जेनेटिक लाइक मेरा ताल्लुक है बल्तिस्तान से, तो इसलिए शायद पावर ज्यादा है। अच्छा, कुछ हम आपकी वीडियो सामने लगी हुई है जहां आप अपने पोस्ट कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, अपने अपोनेंट के आमने सामने होते हैं, वो क्या मोमेंट होता है? एक दूसरे की आंखों में देख के क्या एक दूसरे को डरा रहे होते हैं? देखें, ये सबसे ना असल फाइट यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, क्योंकि ये होता है कि इसमें आपको पता चलता कौन सा फाइटर रिलैक्स है, कौन किसको। आपको पता होगा मोहम्मद अली जो किले थे, हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एथलीट मोहम्मद अली किले जो हमारे बॉक्सर थे, तो वो अपने ओपोनेंट को ना पहले यहाँ पे डोमिनेट करते थे फेस ऑफ में। वो उसको इतना प्रेशराइज करते थे, वो ऐसे हरकतें करते थे कि वो बहुत प्रेशर में आते थे। वो कहते यार ये तो बहुत रिलैक्स है, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो। तो ये वही था कि आप एक दूसरे को घूरते हैं और इसमें लाइक ऑलमोस्ट पता चलता है अगर जो थोड़ा प्रेशर में है या थोड़ा डर रहा है या मतलब कंफ्यूज है, तो ना उसकी बॉडी लाइक शेवरिंग करेगी, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो एक दूसरे को मतलब तंग करना। तो ये वही मोमेंट था, तो मैं भी उसको ट्राई कर रहा था कि उसको मैं आपने जो मेंटोर है ना, आपने जो इंस्पिरेशन बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए, और अभी हम आपको देख रहे थे ना आपकी वीडियोस, तो आपका एटीट्यूड भी बिल्कुल वैसा ही आपने रखा हुआ है। अच्छा, अब फाइनली ये जरूर बताएं कि आप जब पंच कर रहे होते हैं तो आपको उस पंच में पता होता है कि ये मेरा नॉकआउट वाला पंच है, या फिर कभी कभार आप हैरान हो जाते हैं कि अभी तो मैंने पूरी जोर ही नहीं लगाया और अगला ना उठ पड़ा, या फिर मैंने पूरा जोर लगाया और अगला फिर भी उठ गया? ऐसी कुछ उस वक्त सोचें होती हैं? बिल्कुल, समटाइम्स आपको पता होता है कि आपका कौन सा फेवरेट पंच है और कौन सा आपका परफेक्ट पंच है, मतलब जो पावरफुल है और आप कहाँ पे हिट कर सकते हैं। तो समटाइम्स आपको चांस मिलता है और आप हिट करते हैं, आप नॉकआउट करते हैं। आपको पता होता है कि जब ये पंच लैंड करेगा तो डेफिनेटली नॉकआउट होगा। मगर मेजॉरिटी ऐसा है कि लाइक एक्सीलेंट पंच कहते हैं जिसे, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड पंच होता है। लाइक हम हर पंच पावर से ही मारते हैं, अपने प्लान से ही मारते हैं। उनमें से कुछ पंच ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लीन लैंड होते हैं, मतलब अच्छे से लैंड होते हैं आपके ओपोनेंट के ऊपर। तो वो ये होता है कि फिर वो एकदम लाइक आप नॉकआउट हो जाता है ओपोनेंट। अब अगर उस्मान मोहम्मद अली के नक्शे कदम पे चलते हुए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है तो ज़ाहिर है क्या दरकार होगा आपको? अगले क्या आपके प्लान्स हैं? कोई बड़ा टूर्नामेंट जो आ रहा है जिसमें आपने जाना है? अल्टीमेटली तो हम यही चाहते हैं आप ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन बिगर देन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड यूथ चैंपियन हूँ WBO। मैंने फर्स्ट पाकिस्तान के लिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना 2 साल पहले। मैं एशिया का भी WBA पहला मैं चैंपियन हूँ वेल्टरवेट। फिर मैंने मिडिल ईस्ट टाइटल मैं जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेजर टाइटल्स जीते हैं एशिया और मिडिल ईस्ट के, और मैं वर्ल्ड का यूथ का चैंपियन हूँ। अब रहता है एक ओपन वर्ल्ड टाइटल, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे यूथ मिनिस्टर हैं आला महसूद साहब, इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपके प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जब मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना, पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाई, उस टाइम मुझे लाइक इनामात मुझे अनाउंस हुए IPC उसकी तरफ से, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और IPC की तरफ से। तो वो आज तक मुझे नहीं मिले, वो कागज जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। मतलब आपको ये सब कुछ ऐलान हुआ था और आपको ये नहीं मिला, ये क्या हमने सही सुना है? ये ऐलान किसने किए थे और क्या ऐलान थे? ऐलान भी हुआ, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव भी हुए, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी गए। उसके बाद वो केस दोबारा अभी आके IPC के सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी साहब के पास है। मैं चाहता हूँ 2.5 साल पहले मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड यूथ टाइटल जीता है। ये जो सेक्रेटरी साहब रख के बैठ जाते हैं ना फाइलें, इस पे आप क्यों नहीं साइन कर रहे? जरा इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि इस फाइल पे साइन ना हो रहे हैं? उस्मान, इस बात को तो अब हम छोड़ेंगे नहीं और हम वी विल मेक श्योर कि आपको आपके सारे ड्यूज भी मिले और इंशाल्लाह आपको आगे भी सपोर्ट मिले, क्योंकि वजीर आजम और सारे ये कहते रहते हैं ना कि हमारे पास बड़ा टैलेंट है और हम उनको आके लेके जाएंगे। भी आप लोगों को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हम आपके सामने टैलेंट रख रहे हैं और इनको करना चाहिए मदद। बहुत शुक्रिया। ये मुकाबला जियो सुपर पे भी देखा गया और जियो सुपर भी खेलों की इन सरगर्मियों के फरोग के लिए हमेशा कोशा रहता है। मतलब हमने अरशद को सेलिब्रेट किया, हमने शाहजेब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उस्मान और जिनको आप वादे कर देते हैं कि अब आपको कुछ दे रहे हैं हम, और उनको ना देना, मतलब क्या किस्म की। इस पे हम मजीद मंडे को बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इस बात को। इंशाल्लाह। बाय।